हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम नीरज सिंह चौधरी की बायोग्राफी देखने वाले हैं और नीरज सिंह चौधरी ने जो लिखा है माय मदर, उससे रिलेटेड हम उसकी पूरी समरीज कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। ओके, आज हम नीरज सिंह चौधरी की बायोग्राफी देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो होते हैं नीरज सिंह चौधरी की बायोग्राफी और माय मदर जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, तो दोनों के एमसीक्यूज़ मैं साथ में ही करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहें, है ना। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वीडियो के, वो भी आपको टाइम से मिलते रहे। ओके, चलिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पार्ट कैसा रहा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा नीरज सिंह चौधरी का या निराज सिंह चौधरी का बायोग्राफी वाला पार्ट। ओके, तो अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देख लेते हैं। इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी और इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी। तो इनका जो बर्थ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 23 नवंबर 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? किशोरगंज में, मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में। मायमनसिंह जिला था जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में था। और अभी कहाँ है ये? तो ये अभी बांग्लादेश में है। ओके, चलिए और आगे हम देख लेते हैं कि ये जो इनके पिताजी का नाम क्या था। और ये बड़े बेटे थे, है ना। इनके भाई बहन जितने भी थे ना, तो उनमें ये बड़े बेटे थे। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था उपेंद्र नारायण चौधरी, एल्डेस्ट सन ऑफ उपेंद्र नारायण चौधरी, है ना। उपेंद्र नारायण चौधरी के ये बड़े बेटे थे। और इनके पिताजी क्या थे? एक कोर्ट में लॉयर थे, है ना। ओके, और इनकी माताजी का नाम था सुशीला सुंदरानी चौधरी। ओके, सुशीला सुंदरानी चौधरी थी। बोथ फ्रॉम ब्रह्म समाज फैमिलीज, और ये दोनों ब्रह्म समाज फैमिली से रिलेटेड थे। चलिए फिर अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी स्कूल्ड इन किशोरगंज एंड कोलकाता, है ना। किशोरगंज और कोलकाता में इनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो वहाँ हुई थी। फिर इनरोल्ड एट रिपन कॉलेज, नाउ सुरेंद्र नाथ कॉलेज, है ना, जो कि अब सुरेंद्र नाथ कॉलेज बन गया है। पहले इसको रिपन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की। वेयर ही वॉज अ क्लासमेट ऑफ विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ये तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों क्लासमेट थे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन कहाँ से ली थी इन्होंने? तो इनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, कंप्लीटेड बीए इन हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री में बीए किया था विद ऑनर्स फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज, है ना। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने ऑनर्स विथ हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री में इन्होंने बीए किया था। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जो कि कोलकाता की यूनिवर्सिटी थी, टॉपिंग हिज बैच, है ना। इन और ये अपनी बैच के टॉप रैंक में रहते थे। मतलब हम कहते हैं ना कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक थे। बिगन एमए बट डिड नॉट अपीयर फ्रॉम एग्ज़ाम्स। इन्होंने एमए तो किया, है ना, एमए की क्लास भी अटेंड की। एमए में इन्होंने अपना नाम भी करवाया, नामांकन भी करवाया, लेकिन इन्होंने एमए की एग्ज़ाम नहीं दी है। ओके, चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ देख लेते हैं हम। इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी? तो इन्होंने किससे शादी की थी? मैरिड अमियाधार। इन्होंने अमियाधार शादी की थी। और उसके बाद में हर सेल्फ अ राइटर, क्योंकि वो खुद भी एक राइटर थी, है ना। वो खुद भी एक राइटर थी जिनसे इन्होंने शादी की थी, अमियाधर से, इन 1932 में। कब हुई थी इनकी शादी? तो 1932 में इनकी शादी हुई थी उनसे। दे हैड 3 सन, और इनके कितने बच्चे हुए? तो इनके 3 लड़के हुए। अमिया पास्ड अवे इन 1994 इन ऑक्सफोर्ड। और जो अमिया इनकी वाइफ थी वो 1994 में पास्ड अवे हो गई, मतलब कि उनका देहांत हो गया। और कहाँ हुआ? तो ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ओके, चलिए अब अर्ली कैरियर देख लेते हैं हम। इनका अर्ली कैरियर कैसा था या इन्होंने क्या क्या वर्क किया था? बिगन वर्किंग एज अ क्लर्क इन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब करते थे। वाइल कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू मॉडर्न रिव्यू, हिज फर्स्ट आर्टिकल फोकस्ड ऑन पॉइंट भरत चंद्र, है ना। और ये वहाँ पर
कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते रहते थे। तो आर्टिकल्स, जब कोई अच्छा आर्टिकल होता है ना तो किसी न किसी की नज़र ज़रूर पड़ती है। तो इन्होंने एक ऐसा लेख लिखा था जिसके ऊपर जो कवि थे भारत चंद्र, उनकी नज़र पड़ी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। सर्व्ड एज एडिटर और कंट्रीब्यूटर टू मैगजीन लाइक प्रभासी, सोनी बैरर चिट्ठी एंड मॉडर्न रिव्यू, ऑल्सो फाउंडेड टू बंगाली मैगजीन्स, है ना। इनके नाम थोड़े ऐसे ही हैं क्योंकि ये बंगाली मैगजीन्स हैं, है ना। और कौन कौन सी मैगजीन्स में इन्होंने लिखा, तो समसामयिक में और नवीन पत्रिका जो थी ना, नोटून पत्रिका, मतलब बंगाली में कहते हैं ऐसा, बाकी उसको नवीन पत्रिका कहा जाएगा। ओके, तो इन्होंने इतने सारे मैगजीन्स में अपना वर्क होता था, उसका योगदान है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इसके आगे ऑल इंडिया रेडियो एंड पॉलिटिक्स, है ना। ऑल इंडिया रेडियो और पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल था। इन 1938 बिकम सेक्रेटरी टू नेशनलिस्ट लीडर शरद चंद्र बोस, है। 1938 में ये उनके सचिव बने थे, बिकम सेक्रेटरी, है ना। दिस ब्रॉट हिम इन कॉन्टेक्ट विथ मेजर फिगर्स लाइक गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना। और इसी सेक्रेटरी की भूमिका में जब वो थे तो इनका मिलना बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे होता रहता था, जैसे कि गांधी जी थे, नेहरू जी थे, है ना। इनसे मिलने का उनको अवसर ज़रूर मिला। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। सर्व्ड एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर फॉर ऑल इंडिया रेडियो, है ना। इन्होंने बाद में ऑल इंडिया रेडियो में भी टिप्पणियाँ की, या ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने वर्क किया। फ्रॉम कोलकाता इन द अर्ली 1940s एंड लेटर दिल्ली, है ना। 1940s में कोलकाता में रहते हुए और उसके बाद में दिल्ली में रहने लगे थे। ओके, तो इन्होंने इतना सारा, मतलब इनका ये जो सब कुछ ये अर्ली कैरियर वर्क है। ओके, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं हम लिटरेरी ब्रेक थ्रू, है ना। लिटरेरी ब्रेक थ्रू पढ़ लेते हैं हम, इनका लिटरेरी में क्या क्या वर्क हैं। तो एज 53, इनकी जब 53 एज के ये हुए, ही पब्लिश्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, है ना, जो कि हमारे सिलेबस में है, माय मदर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो इन्होंने 1951 में उसको पब्लिश किया था, है ना, जब ये 53 ईयर्स के थे। डिवाइडेड इनटू 4 बुक, और इन्होंने इसको 4 बुक में डिवाइड किया। ट्रेसिंग हिज चाइल्डहुड एंड ब्रॉडर सोशल कल्चर हिस्ट्री एंड अंडर कॉलोनियल इंडिया, है ना। इन्होंने उसमें अपना बचपन, फिर अपनी जो सामाजिक संस्कृति थी, या इनकी जो भी सामाजिक, इनका पूरा समाज से रिलेटेड सब कुछ, जो भी इनकी इतिहास था, और जिसमें इन्होंने ब्रिटिश राज के बारे में, या ब्रिटिश का जब राज था भारत में, उन सब के बारे में बताया है। द डेडिकेशन टू द मेमोरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, है ना। इन्होंने स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड कंट्रोवर्सी इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अच्छा बताया था, और इन्होंने भारत को बोला था, मतलब उसमें जब इन्होंने लिखा था ना, तो इसमें उन्होंने भारत देश के बारे में ऐसा लिखा था कि भारत देश को ब्रिटिश राज को अपना समर्पण दे देना चाहिए, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, लीडिंग टू सेंस्योर एंड लॉस ऑफ हिज एयर पोजीशन। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा आलोचना सहनी पड़ी थी, और इसी के चलते इनको इनकी पोजीशन, एयर पोजीशन से भी हटा दिया था। ही वॉज ब्रांडेड द लास्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट, है ना। और इनको कहा गया था कि ये अंतिम ब्रिटिश साम्राज्यवादी हैं, है ना, ऐसा इनको कहा गया था, क्योंकि ये अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं हम। Inspired high praise Winston Churchill called it one of the best book he had read. V.S. Naipaul considered its cultural commentary unsuppressed, है ना। इन्होंने मतलब इनकी जो बुक थी, है ना, उस बुक में इनको बहुत इनकरेज किया गया, उनको प्रशंसा मिली। विंस्टन चर्चिल जो थे, तो विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने इनकी किताबों को बहुत बेहतरीन बताया। और वीएस नायपाल जो थे, वीएस नायपाल ने भी इनका जो वर्क था उसके लिए इनकी प्रशंसा की। ओके, चलिए अब इनका मेजर वर्क और लेटर कैरियर देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, और यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो हम इसी को सबसे ज़्यादा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो इनका मेजर वर्क क्या क्या था और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अ पैसेज टू इंग्लैंड है ना, ये इनका मेजर वर्क है या इन्होंने ये लिखा है और ये कब लिखा था, तो 1959 में। बेस्ड ऑन हिज 5 वीक विजिट टू ब्रिटेन, कॉन्ट्रेस्टेड इंडियन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटीज़ इन यूरोप, है ना। तो इन्होंने इस बुक में अपनी जो ब्रिटेन की पूरी इनकी अनुभव था इनका, है ना, उस यात्रा का अनुभव था, इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा था। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, तो इन्होंने नेक्स्ट लिखा था द कंटिनेंट ऑफिसर्स 1965। 1965 में इन्होंने लिखा था और इस बुक में इन्होंने क्या बताया था, कल्चरल इथेनोग्राफिक एसेज ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके, इन्होंने भारत के समाज जो होता था, भारतीय समाज जो होता था, भारतीय समाज के जो पूरी रूपरेखा को बताया था, या भारतीय समाज कैसा होता है, निबंध के बारे में, निबंध के तौर पे पूरा उसमें बताया था इन्होंने। ओके, और ये बुक जो थी ये 1965 में इन्होंने लिखी थी और पब्लिश किया था, मतलब इसको। तो इसी बुक के लिए फिर इनको प्राइज़ मिला था। कौन सा प्राइज़ मिला था, वॉन द डफ कूपर प्राइज़, है ना। इसी बुक के लिए इनको प्राइज़ मिला था, द डफ कूपर प्राइज़, और ये कब मिला था, 1966 में। ही इज़ द ओनली इंडियन रेसिपिएंट। ओके, ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिनको ये प्राइज़ मिला था। चलिए और देख लेते हैं हम इनका वर्क। स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये 1974 में। ओके, फिर इसमें क्या हुआ था, तो बायोग्राफी ऑफ मैक्स मूलर, है ना, इसमें मैक्स मूलर की बायोग्राफी लिखी थी, तो इसीलिए इनको अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1975। तो 1975 में इसी बुक के लिए फिर इनको साहित्य अकादमिक अवार्ड भी मिला। ओके, चलिए अब इनके अदर वर्क भी देख लेते हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये इतने सारे वर्क हैं, ये आपको ये ज़रूर याद रखना है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर जब पूछे, है ना, और ये याद नहीं रहता है, तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा माइंड में, हल्का सा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वहाँ जाके ये थोड़ा फिट हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि पता नहीं है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अटक जाएगा, और इसको आप डेली में या फिर 2-3 दिन में इसको थोड़ा नज़र डालते रहेंगे ना, तो ये आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो ये सारा इनका इतना सारा वर्क है, ये है ना 5 बुक्स, इतना सारा इनका सब कुछ वर्क है ये। ओके, एट द एज 100, जब ये 100 साल के हुए, तो इन्होंने पब्लिश्ड किया था, क्या पब्लिश किया था, 3 हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोकॉलिप्स, है ना, 1997 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ऐसे ऑन लीडरशिप इन इंडिया, है ना, इन भारत में जो लीडरशिप के ऊपर इन्होंने ऐसे में लिखा था, एंड द डिक्लाइन ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड को रखकर पूरा, है ना, उसको भी इसमें शामिल किया था इन्होंने इस बुक में। ओके, चलिए अब इनको अवार्ड, इनको रिकग्नाइजेशंस एंड लेटर लाइफ, इनकी बाद की लाइफ कैसी थी, है ना, और इनको क्या क्या किस किस चीज़ के लिए इनको जाना जाता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो ऑनरी डी लिट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1990, इनको इस उपाधि से भी नवाजा गया है ना। ऑनरी डी लिट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1990, 1990 में इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिट की उपाधि दी गई। मेन ऑनरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर of the British Empire CBE by Queen Elizabeth II in 1992। 1992 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी, है ना, जब उनका राज था, तब भी इनको सम्मान मिला, है ना, तब भी इनको सम्मानित किया गया। ओके, फिर सेटल्ड इन ऑक्सफोर्ड बाय 1970s, इन्होंने 1970s में इन्होंने ऑक्सफोर्ड में सेटल हो गए थे। लिव्ड ऑन लेथबरी रोड, है ना, ये कहाँ रह रहे थे, तो ये लेथबरी रोड होगा वहाँ पर कोई, है ना, ऑक्सफोर्ड में ये वहाँ रहते थे। 1982 अंटिल हिज डेथ, है ना, और ये जब इनकी मृत्यु हुई तब तक ये वहीं थे। अ ब्लू प्लेक मार्क इन हिज रेसिडेंस, और इनकी याद में, है ना, वहाँ पर एक ब्लू प्लक लगाया गया, मतलब एक कुछ होता होगा, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगाते नहीं लगाते हैं, है ना, स्मारक लगाते हैं, तो बस वैसा ही वहाँ पर इनके घर के वहाँ पर लगाया था। ओके, लिव्ड टू एज ऑफ 101, इनकी एज कितनी हुई थी, ये कब तक जिंदा थे, तो ये 101 साल तक जिए, है ना, और इनकी डेथ कब हुई थी, डाइड ऑन 1 अगस्त 1999 इन ऑक्सफोर्ड। ये 101 साल तक जिए और इनका जो देहांत है वो ऑक्सफोर्ड में हुआ
1 अगस्त 1999 को। ओके, चलिए अब इनका राइटिंग स्टाइल और लिटरेसी देख लेते हैं। इनको विरासत में क्या मिला था, इनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है। नॉन फॉर डीपली इरूडाइट प्रोज ब्लैंडिंग इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चरल कमेंट्री, है ना। इंडियन वेस्टर्न कल्चरल कमेंट्री के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने बहुत डीपली में, बहुत गहराई से इन्होंने भारत की संस्कृति और जो पश्चिमी संस्कृति के बारे में इन्होंने दोनों को मिक्स करके, या दोनों का जो तालमेल है ना, कैसे बैठा है ना, उसके बारे में ये लिखते थे। तो ये इसलिए भी जाने जाते हैं। रिचली डिस्क्रिप्टिव पर्सनल ऐसे, है ना। और इन्होंने क्या किया था, अपनी खुद की लाइफ के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे पर्सनल ऐसे वगैरह भी लिखे थे, है ना। जैसे माय मदर जो हमारे सिलेबस में है, तो ये इन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखा है ना, खुद का एक्सपीरियंस है इनका। ओके, तो इंटरवीन विद ब्रॉडर नेस्टोरिकल इनसाइड, है ना। तो इन्होंने सब कुछ, मतलब अपनी जो शैली होती थी, इनकी जो लिखने का स्टाइल होता था, वो बहुत ब्रॉडर, मतलब बहुत फैला हुआ होता था, है ना। ये बहुत डिटेल में लिखते थे। ऐसा नहीं कि हल्के हल्के से ऊपर ऊपर कुछ बता दिया, है ना, ऐसा नहीं होता था। और ये पूरी भारतीय और पश्चिमी संस्कृति होती थी ना, तो उन दोनों के बीच में पूरा कंपेयर करके और फिर लिखते थे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। हिज वर्क stand out for intellectual riser, comparative cultural analysis and fearless critic even when unpopular, है ना। जब ये अनपॉपुलर हो गए थे, मतलब कि जब इनका विरोध भी किया था लोगों ने। ओके, और इनका जितना भी वर्क था उसको भी मतलब लोग इनको, है ना, बहुत इनको लोगों ने ट्रॉल भी किया था। फिर भी ये अपनी बात जो है वो बिल्कुल निर्भीक होकर, है ना, और डटकर अपनी बात रखते थे, डरते नहीं थे किसी से। और अपनी बात को बिल्कुल, अपने जो विचार होते थे, इनके विचार होते थे, ये अपने विचारों को कभी भी दूसरों के अकॉर्डिंग मोड़ते नहीं थे, है ना। इनके जो विचार होते थे वो बिल्कुल सबसे अलग होते थे। और ये अपनी जो बात रखते थे वो बिल्कुल फियरलेस, मतलब कि बिना डरे रखते थे, है ना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम। Do controversial during his lifetime, later recognition in India and abroad restore his place among India's great English language writers, है ना। ये बहुत बार अपनी पूरी लाइफ में इनको कितना ही ट्रॉल किया गया, है ना। इनको बहुत विवादित में रहे, ये बहुत चर्चा में रहते थे, है ना। लोग इनको नापसंद भी नहीं करते थे, बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी इनको पहचान मिली भारत में। और ये बाद में जाके अपना जो था, ये बाद में अब्रोड में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी भारत के लेखकों में इनकी, जो अंग्रेजी साहित्य लेखक होते थे, उनमें इनकी गिनती होती हैं, आज भी होती हैं। ओके, चलिए अब समरी टेबल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कौन से ईयर, या कौन सा ईयर कहाँ से कहाँ तक, कब कब क्या क्या हुआ। ओके, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। 1897 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था। बोर्न इन किशोरगंज, स्कूलिंग हुई थी। ग्रेजुएट फ्रॉम स्कॉटिश चर्च कॉलेज, है ना। ये बहुत छोटे छोटे से नोट्स हैं। ओके, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, उनका सबका ये छोटे छोटे से नोट्स के पार्ट है ना। तो इनकी लाइफ में इनका जन्म कब हुआ था, इनकी शिक्षा कब हुई थी, है ना, इन्होंने कितनी पढ़ाई की, वो सब कुछ दिया है। फिर 1918 और 1938, है ना, 1918 से लेकर 1938 तक इनकी नौकरी वगैरह के लिए, है ना, इन्होंने वर्क क्या क्या किया था, इनके काम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सब कुछ आता है। ओके, फिर इसके बाद में इनकी जो पोजीशन थी, है ना, उस पोजीशन के ऊपर आता है कि 1938 से लेकर 1940s तक, है ना, इन्होंने क्या क्या वर्क किया था, और इनके पास में क्या क्या पोजीशन थी। ओके, फिर 1951 में इन्होंने सबसे पहला अपना जो था ना, पब्लिकेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसको पब्लिश किया था। ओके, फिर 1959 से लेकर 1975 तक इनके बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे, वो मेजर वर्क है, वो सब कुछ है, ये सब कुछ इसमें दिखाया है। फिर 1980 से लेकर 1997 लेटर वर्क है ये, है ना। ये सारे इनका जो वर्क है, ये बाद में इन्होंने फिर इसको बाद में ये सब कुछ लिखा था। ओके, ये इनकी खुद की आत्मकथा या खुद की जीवनी थी, उसमें ये भाग 2 करके ऐसा लेकर आए थे। इनकी बुक लास्ट बुक थी ये। ओके, फिर बाद में 1990 से 1992 में ऑनर्स, है ना। तो इनको सम्मान क्या क्या मिले थे, वो सब कुछ दिखाया है। फिर 1999 में इनकी डेथ के बारे में बताया है। ओके,
जो कि 101 साल तक ये जिए थे। तो ये सब कुछ हम ऊपर देख चुके हैं। अब नीरज सिंह चौधरी इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज राइटिंग विथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कमेंट्री, है ना। जो मैं अभी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि नीरज सिंह चौधरी जो थे वो अंग्रेजी साहित्य जो लेखक हैं उनमें इनकी गिनती की जाती हैं। और नीरज सिंह चौधरी जो थे वो भारत के इतिहास, है ना, और भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति, इन सब के बारे में लिखते थे। ओके, फिर रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल डायनेमिक्स, विक्टोरियन ईरा इन्फ्लुएंसेस एंड इंटेलेक्चुअल हाइब्रिडिटी, है ना। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है, जैसे कि इन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों को तुलना करके, फिर विक्टोरियन ईरा इन्फ्लुएंसेस, ये विक्टोरियन ईरा से भी बहुत प्रभावित थे, तो इसके ऊपर भी लिखा इन्होंने। ओके, और की फॉर इंडियन लिटरेरी सिलेबस, इन्होंने इनके जो लिखा है, इनका जो वर्क है उसको इंडियन लिटरेरी सिलेबस में की माना जाता है ना, चाबी मानी जाती है एक तरह से, है ना। हिज लाइफ डेमोस्ट्रेट द जर्नी फ्रॉम प्रोविंशियल बंगाल थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इन्होंने अपनी पहचान को भारत में, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ऑफरिंग रिच एग्ज़ाम मटेरियल है। ओके, और ये सब कुछ आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए, हमारी जो नीरज सिंह चौधरी की पूरी बायोग्राफी हम लोगों ने देख ली है। आपको ये सेशन कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और लाइक करना मत भूलना। और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं तो वो मैं जो नीरज सिंह चौधरी का लिखा हुआ माय मदर और इनकी बायोग्राफी, दोनों से रिलेटेड MCQs हम साथ में देख लेंगे, ताकि हम लोगों को अलग अलग देखना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि जो इनकी बायोग्राफी है और माय मदर भी इन्होंने इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, तो वो उन दोनों के क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, है ना। तो इन दोनों की बायोग्राफी ऑफ नीरज सिंह चौधरी और माय मदर जो हमारे सिलेबस में है, चैप्टर या लेसन कह सकते हैं या प्रोज कह सकते हैं, तो दोनों के MCQs हम साथ में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।